औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो सिविल कोर्ट के जजेस हैं उनकी हदूदों का यूथ क्या है और वो किस तरीका कार के मुताबिक तमाम कवानीन पर अमल बंद करने के पाबंद हैं। अमल बंद करने की क्यों पाबंद है? वो अमल दरामद करने के इसलिए पाबंद है कि उन्हें कानून कहता है, उनकी पेरेंट्स ब्रांच हाई कोर्ट कहता है, ठीक है, इसके मुताबिक वो इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करने के पाबंद है। इसमें जो जुडिशल कमीशन में खामियां मौजूद हैं उस बारे में मुझे आप सबके साथ डिस्कशन करनी है कि पंजाब सर्विस का जो कमीशन है जहां से ये सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की सिलेक्शन होती है, इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है ना उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उस बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे वजाहत करूँगा और उस खामी का नतीजा पूरी कौम को कैसे भुगतना पड़ता है ये मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की शक्ल में बयान करूँगा यहाँ पे जो है। जनाब, स्टेप नंबर 1 की तरफ मूव ऑन होते हैं और फेस नंबर 1 को साथ लेके चलते हैं। फेस नंबर 1 में जनाब हमारे साथ होता क्या है? जनाबे अली सीपीसी का एक ऑर्डर है, उसे कहा जाता है ऑर्डर 21। अगर कोई शख्स उसमें लिख देता है रूल 10, रूल 20, रूल 32(5), इसके अलावा इनेबलिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ जिसमें आता है रूल 23A, इसके मुताबिक वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? वो इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये टोटल 106 ऑर्डर्स का मजमूआ है जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इजराए डिग्री के बारे में तफसीली वजाहत की गई है। इसमें इजराए डिग्री के कौन कौन से केसेस आते हैं, शॉर्ट समरी में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आता है आपके पास जहेज के केसेस आते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं, मनी के केसेस आते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केसेस आते हैं। इस तरह के सिविल नेचर के जितने भी केसेस हैं वो सारे इसके अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। हर डिग्री जो है इस ऑर्डर के मुताबिक एग्जीक्यूटेबल है। ये ऑर्डर 106 ऑर्डर्स का मजमूआ है। ये किसने बनाया था? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। किस चीज़ के अंदर अमेंडमेंट हुई थी? सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के अंडर हुई थी ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके मुताबिक जिस भी डिग्री के साथ लफ्ज़ लिख दिया जाता है परमानेंट इंजंक्शन, तो वह एग्जीक्यूटेबल है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? आगे चलते हैं, फेस नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसमें हम लोग वजाहत करेंगे कि ऑर्डर 21 सीपीसी का जो है, जो कि 106 ऑर्डर्स का मजमू है, इसमें डिग्री होल्डर कौन कौन सा रिलीफ ले सकता है। जनाबे आली, इसमें जो डिग्री होल्डर है वो कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ ले सकता है। कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ किसे कहते हैं? इंग्लिश की टर्म है, इसकी मैं आपको वजाहत देता हूँ शॉर्ट समरी में। कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ का मतलब होता है कि वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को फुल फ्लेज इंजॉय करना चाहता है, यानी वो तमाम चीज़ों का रिलीफ चाहता है कि उसे रिलीफ मिले जो है। यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सबको? आगे चलते हैं। अब मैं मूव करता हूँ फेज 3 की साइड पे। फेज 3 में क्या होता है? ऑर्डर 21 का जो कंप्लीट चार्टर्ड है ना, वो किस चीज़ की वजाहत करता है? वो कहता है कि इसमें कौन कौन सा पर्सन जो है शामिल है, यानी जजमेंट डेटर्स क्या है, रिस्पोंडेंट्स क्या है, इसके अलावा फैसिलिटेटर्स क्या है। इसके मुताबिक इसमें कौन कौन से अफराद, कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन कौन सी एसोसिएशंस के नेम शामिल होते हैं। इसमें यह है कि एक एसोसिएशन होती है जिसमें जजमेंट डेटर्स होते हैं। इसके अलावा एक एसोसिएशन होती है जिन्हें फैसिलिटेटर कहा जाता है, यानी सहूलतकार कहा जाता है उन्हें उर्दू में जो है, जो जजमेंट डेटर्स को सपोर्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं? कि कोर्ट का एक ऑर्डर एक पर्सन की फेवर में पास ऑन हो गया, उसके बाद वो लोग उसके लिए डिग डीप ट्रबल क्रिएट करते हैं। किसके साथ मिलके? जजमेंट डेटर्स के साथ मिलके। किस रोल के तौर पे? सहूलतकार के रोल पे। जैसे किसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल देना बहुत ज़्यादा
जैसा कि एक पर्सन के हक में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब उसके जो रिलेटिव्स है, जजमेंट डेटर्स जो है, उनके रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्टीन्यूसली जजमेंट डेटर्स के साथ मिलकर उसके प्लॉट में एंट्रेंस शो कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को। कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद बार बार कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो अब इसमें मैटर क्या है कि उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन की, उसको क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट कर रहे हैं, पोजेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सहूलतकार में कौन कौन आ जाता है? जैसा कि यहाँ पे हमारा एक मशहूर ज़माना डिपार्टमेंट है जिसे कहा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट। वो एक्शन ले नहीं रहा, उन्हें जज का ऑर्डर दिखाई जाओ तो ना वो एफआईआर की लॉन्चमेंट कर रहे हैं, ना कोई कुछ और कर रहा है। इसमें टॉप टू बॉटम लेवल पुलिस ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जिसमें सिटी पुलिस ऑफिसर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। ठीक है। इसके अलावा सहूलतकार में और कौन कौन आ जाता है? सहूलतकार में वकील आ जाते हैं जो इस तरह के 2 नंबर गैंग को रन कर रहे होते हैं, लैंड माफिया के जो है जाली रजिस्ट्रीज बना रहे होते हैं, इस तरह की मल्टीटास्किंग को लेके चल रहे होते हैं। जजेस शामिल हैं, जिसमें सिविल जजेस आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एंड सेशन जजेस आ जाते हैं, और बाकी लोग शामिल आ जाते हैं। यानी जो भी बंदा उनको सपोर्ट करता है, उनका साथ देता है, या उनसे रिश्वत वसूल करता है, और उसके बाद आप लोग डिग्री होल्डर्स को उल्टे सीधे मशवरे अदालत में, अदालत के कैमरा की मौजूदगी में देने शुरू करते हो, तो वो सहूलतकार के कमरे में आ जाता है। इसके अलावा अब मैं मूव ऑन करता हूँ फेस नंबर 4 पे। फेस नंबर 4 में क्या है? ऑर्डर 21 सीपीसी की प्रोसीडिंग को साथ लेके चलते हैं। इसमें अंदर हम एडिशन कर देते हैं, इसमें हम प्लस कर देते हैं कोलैबोरेशन सेक्शन 94 सीपीसी का और इनकी इनेबलिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ का। ऑर्डर 21 सीपीसी का क्या कहता है, जिसकी इनेबलिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, और इसके अलावा सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग्स को साथ लेके चल रहा हूँ। इन दोनों में जॉइंट वेंचर क्या है कि इनका जॉइंट वेंचर कहता है कि जनाब आप जजमेंट डेटर्स के अलावा आपने उसके सहूलतकार फैसिलिटेटर को भी आपने गिरफ्तार करना है। ना सिर्फ आपने गिरफ्तार करना है बल्कि आपने उसे सज़ा देनी है। वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो सकता है। वाज़िया तौर पे ऑर्डर 21 सीपीसी में लिखा हुआ है एनी पर्सन अथॉरिटी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश में लिखा है कोई भी शख्स, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। जज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की। क्यों? क्योंकि इसमें इशू ये है कि जज ने कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं जनरेट कराई। किसकी नहीं कराई? डिग्री होल्डर की नहीं कराई। ऑर्डर था, ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करवाया। इसके अलावा ऑर्डर 21 क्या कहता है कि जनाब उसकी आपने प्रॉपर्टी प्लज करनी है, ना सिर्फ प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करनी है जजमेंट डेटर की प्लस फैसिलिटेटर की, बल्कि उसको आपने सेल कर देना है। अगर आपने अटैचमेंट नहीं भी करनी तो आप उसे बराह रास्त भी सेल कर सकते हो। उसे आपने सिविल प्रिजन में भेजना है, कितने ड्यूरेशन के लिए भेजना है? 1 साल के लिए भेजना है, ये भी उसमें वाज़िया तौर पे लिखा है। अगर जितना नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं जजमेंट डेटर की प्लस फैसिलिटेटर की, नुकसान पूरा हो जाता है तो बाकी अमाउंट कोर्ट ने रिटेनिंग में रखनी होती है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क का कंप्लीशन नहीं हो जाता कि उसको और कोई डैमेज ना कर दें। इसमें फर्दर ये क्या कहता है, रिसीवर आप अपॉइंट कर सकते हो। रिसीवर अपॉइंट करने के बाद आप किसी भी किस्म का इंटरलोकेटरी स्टेप यानी कोई भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो जो कि डिग्री होल्डर को ज़रूरी है। जैसा कि कई लोग करते क्या है, वो सिक्योरिटी ले लेते हैं, अकाउंट फ्रीज करवा लेते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की शेप में। इसके अलावा वो गिरफ्तार नहीं करते, उनको जेल से बाहर भेज रखते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इसमें दोनों सजाएं देनी है, उन्हें सिविल प्रिजन में भी भेजना है और उनसे सिक्योरिटी की भी जनरेशन करवानी है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ का केस चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें डिटर्मन है। इसके अलावा जो सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक अगर कोई ऑर्डर निकल आता है, और ऑर्डर 21 सीपीसी के मुताबिक भी कोई ऑर्डर निकल आता है, तो वो ऑर्डर आप डिस्पोज ऑफ कर नहीं सकते। कोई जजमेंट डेटर नहीं कर सकता, कोई फैसिलिटेटर नहीं कर सकता, कोई जज नहीं कर सकता। वो नॉन बेलेबल अरेस्टेशन वारंट का ऑर्डर होता है। उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका कार क्या है, उस पर एक अलहदा आपने उस सिविल प्रिजन में भेजना है, 1 साल की वो फिक्स की हुई है। और इसके अलावा उसमें भी आपने सिक्योरिटी जनरेट करनी है, उसके अकाउंट फ्रीज करने हैं, प्रॉपर्टी जनरेट करनी है, उसका घर सेल करना है, उसके एसेट सेल करने हैं, उसके व्हीकल सेल्स करने हैं। उसके बाद ज़रूरत ये कि जो भी शेप में एसेट पड़ा है उसको करना है। कोई जज इसको डिस्पोजेबल नहीं कर सकता। इसमें लीगल ग्रॉसरी में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर एक बंदा यहाँ पे वर्ड यूज़ कर देता है ग्रुप रिस्पोंडेंट्स जजमेंट डेटर्स प्लस फैसिलिटेटर्स रैम, इनका एक ही मतलब है। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशन क्या है कि एक इसमें एक से ज़्यादा अशखास शामिल होते हैं। ग्रुप कम से कम 2 लोगों से स्टार्ट होता है
और उसमें लातादाद लोग शामिल होते हैं जिनकी तादाद मुतय्यन नहीं की गई। उसमें कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है। स्पेशल इसके कई लोग कहें कि जी बाबत रिकॉर्ड ये लिखा है ये लिखा है, उनको तो उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो वो इस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर जाते हैं। वादिया तौर पे लिखा है कम से कम ग्रुप का मतलब है 2 लोग। अगर एक कोर्ट ऑर्डर पास करता है 2 से ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है अगर वो रिस्पॉन्डेंट्स नहीं भी लिखता या लिख भी दिया उसने रिस्पॉन्डेंट्स का, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाकी तमाम के ऊपर एप्लीकेबल है। उम्मीद है इस लीगल ग्रॉसरी को भी आपने समझ लिया होगा। अब आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग जो है। अब मैं आपको वजाहत करूँगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इन कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कैसे क्रिएट होता है, यानी तामीरात में कैसे रुकावट डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिविल जज हैं, उनका नाम है मिस्टर अमानुल्लाह भट्टी साहब। अमानुल्लाह भट्टी साहब कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अपने प्लॉट पर अपनी तामीर कर रहे हैं और तामीरात इन्होंने शुरू की हैं। 5वीं दफ़ा ये इन्होंने शुरू की है। एक इलियास नामी बंदा आता है, उसने जाली रजिस्ट्रीज बनाई हुई हैं। वो इनके अगेंस्ट एक और कोर्ट में जाके केस कर देता है, यानी सिविल कोर्ट में जाके वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आता है। तो इससे क्या चीज़ क्रिएट हो गई? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई। कितनी ड्यूरेशन के लिए? जब तक वो स्टे ऑर्डर चलेगा। क्योंकि हमारा इतना पैथेटिक सिस्टम है कि जो सिविल जज है ना, वो पढ़ता तो है कोई नहीं, रीडर के ऊपर इन्होंने छोड़ा होता है। रीडर ने पढ़ना लिखना होता कुछ नहीं, उसने डायरेक्ट स्टैम्प लगा के दे देना है उसने जो है, ठीक है, चाहे उनके अपने रिकॉर्ड ही मिस मैच कर रहे हो। तो इसमें क्या चीज़ क्रिएट होगी? ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि अमानुल्लाह भट्टी साहब कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऑर्डर जो आ गया कोर्ट का, स्टे ऑर्डर जो आ गया है, समझ आ गई यहाँ तक बात की। दूसरा क्या है, किस तरह हर्डल क्रिएट होती है? अच्छा जी, स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ, खुद ब खुद उसके प्लॉट में एंटर हो जाना है। वो 15 पे कॉल कर रहा है, उसकी तामीरात को गिरा देना है, उसकी पोजेसन चेंज कर देनी है। एक दफ़ा नहीं बार बार होना है। और इसकी रिकॉर्ड की तईद कौन कर रहा है, गवाही कौन दे रहा है? कानून शहादत ऑर्डीनेंस 1984 के मुताबिक खुद पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर, चीफ कमिश्नर पंजाब दे रहा है कि जी पुलिस ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने वाकई अटैम्प्ट ली थी। तो उसकी मौजूदगी में आरपीओ समेत किसी के बयान की कोई वक़्त कोई अहमियत नहीं रह जाती जो है। इसके अलावा सीपीसी के जितने ऑर्डर हैं, यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत करूँगा, वो किस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। मेरा ख्याल है कि जितने सिविल जजेस हैं शायद इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ये ऊट पटांग हरकतें या बातें करते रहते हैं जब इनके पास कोर्ट में जाओ ना, उसमें प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्डर 21 सीपीसी रूल 20 वाज़ेह तौर पे कहता है कि फर्निश डॉक्यूमेंट एविडेंस फाइल आपने लेने हैं। अब उन्हें कई जगह कहते हैं नहीं जी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं। सीपीसी के जनाब अली जितने भी कवानीन है ना, तमाम में सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब आप ये देखिएगा कि मैंने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो कोर्ट में मूव की है 3/2/2023 को। ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ऑर्डर 21 सीपीसी के मुताबिक रूल 32(5) लिखा है। इसको लेटर ऑन हम लोग फर्दर अगर रीड करते हैं ना, तो फर्दर इसमें मैंने वाज़ेह ये देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सारा कुछ जो है। इसके अलावा इसको हम लोग फर्दर अगर मूव करते हैं ना, इसमें वाज़िया तौर पे मैंने पॉइंट नंबर 4 में भी लिखा है, पॉइंट नंबर 5 में भी मैंने मेंशन किया है, इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ। ऑर्डर 21 सीपीसी की इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ, नीचे मैंने लिखा हुआ है सेकिंग ऑल रेमेडीज ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। 3/2/2023 को ही मैंने इसके साथ ही फौरी तौर पे एक सेकंड एप्लीकेशन मूव की एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में। उसमें ऑर्डर 21 सीपीसी भी लिखा है, और जैसा कि मैंने आपको वजाहत दी थी उसकी कोलैबोरेशन किसके साथ करवाई गई है, सेक्शन 94 सीपीसी के साथ करवाई गई है। ठीक है जी। उसमें वाज़िया तौर पे आप वर्ड देख सकते हो जनाब, यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स का वर्ड लिखा हुआ है मैंने जो है, नॉट अ रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, गैर मुतय्यन पीपल। गैर मुतय्यन का मतलब है जिनकी तादाद फिक्स नहीं है, 500, 1000, 2000, मल्टीपल पर्सन। समझ आ गई बात की जो है, जो मैंने लीगल ग्रॉसरी में भी आपके साथ कुछ देर पहले शो ऑफ की है और आपके साथ शेयर की है मैंने। ये देखें आप, एप्लीकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ गई है आपकी स्क्रीन पे जो है। आगे चलते हैं। आप ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी 3/2/2023 को। ठीक है जी। इसकी सेकंड हेयरिंग कब हुई है? 22/2/2023 को। इसके बाद इसकी थर्ड हेयरिंग कब हुई है? 30/3/2023 को। 30/3/2023 को कुछ लोगों की तरफ से फीडबैक आ गया है कि जी उन्हें नोटिस जो हैं वो पहुंच गए हैं, उनकी तरफ से जी कौंसल भी पेश हुई है और आके अपना मीमो जमा करवा गए हैं।
ऐसे केसेस में मीमो की एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती। वो दिन गया और आज का दिन आया, उसके बाद वो कोर्ट ही नहीं आया जो था उनका एडवोकेट, लाइसेंस भी नहीं पेश करके गया, मीमो पेश करके गया हुआ है 30/3/2023 को। अब जब आप सीपीसी में जाते हो ऑर्डर 21 की प्रोसीडिंग में, उसमें नोटिस देना ही नहीं होता, ये सारे इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसमें पॉइंट अहम क्या है कि ये ट्रायल का केस नहीं चल रहा, ट्रायल पहले हो चुका है, आपने सिर्फ अमल दरामद कराना है। अगर वो बंदा एप्लीकेशन नहीं देता, आपको ऑरल भी कह देता है ना, तो आप अमल दरामद करवाने के पाबंद हो। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आई। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल चलता है, तो इधर नोटिस इशू किए जाते हैं। जज साहब थे जनाब, उनका नाम था उमर दराज हरल साहब। उमर दराज हरल साहब ने एटलीस्ट 5 टाइम्स जो है वो नोटिस की इशुएंस कराई है। उसके बाद उन्होंने नोटिस की जो इशुएंस कराई है उसकी भी मैं शॉर्ट समरी आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा आप नाजरीन और हाजरीन, जजमेंट डेटर्स 5 शबीर अहमद वल बशीर अहमद का आपको कोर्ट का नोटिस जो है वो नज़र आ रहा है। 5 टाइम जनाब मैंने आपको बताया कि उन्होंने नोटिस की इशुएंस करवाई। और ये नोटिस जो है ना, इसमें कोर्ट का अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आप सिविल नाजर ब्रांच कहते हो, जिसकी रिपोर्ट को कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है। ये देखिएगा आप, ये नोटिस है, और नोटिस पे जो रिमार्क्स है ना, सिविल नाजर डिपार्टमेंट के कोर्ट का जो अपना है, वो क्या रिमार्क्स लिख रहा है। वो लिख रहा है कि जनाब ये बंदा एक किराए के घर में रहता है, इसका अपना तो कोई घर नहीं है, नौसरबाद है, ये प्लांटेड पर्सन है, इनका किया हुआ मंजूरा बीबी का ये भतीजा है, प्लांटेड किया हुआ बंदा है, इसका कोई अपना तो घर है नहीं, ये किराए के घर में रहता है। जैसा कि नोटिस में हम देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जी शबीर अहमद की बाबत हम लोगों ने दरियाफ़्त किया। शबीर अहमद का मोबाइल नंबर ही 0366482225 हासिल कर उसे मौका पर इतला कर दी गई। ये आपको नीचे हाईलाइटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी। और बता दिया गया कि केस की हियरिंग कब है, 15/5/2023 को। इसको उन्होंने इतला कब दी, इसको उन्होंने इतला दी 9/5/2023 को। ये रिपोर्ट सिविल नाजर डिपार्टमेंट ने कोर्ट में कब जमा कराई है, 13/5/2023 को। ठीक है, कि यानी इसको इतला है, इसको पता है केस चल रहा है। और जो हमारी तरफ से नोटिस गया था उसमें लिखा आ रहा है कि ये शख्स लेने से इनकारी है, जानबूझ के ले नहीं रहा, कोर्ट में ये बंदा अपेयर नहीं हो रहा जो है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। और ना ही इसके साथ इसके बाकी साथी अपेयर हो रहे हैं, उनकी भी कोई अपेयरेंस नहीं है कोर्ट में जो है। आगे चलते हैं। कोर्ट के जब अपने रिप्रेजेंटेटिव कोई भी काम करते हैं ना, तो वो लोकल विटनेसेस को लाजमी रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि इसमें आप सब देख रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक की विटनेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसकी मौजूदगी में इस शख्स को इतला दी हुई है। यानी अब ये शख्स ये नहीं कह सकता, या किसी कोर्ट में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि जी मुझे इतला नहीं थी, मुझे लाइल्मी थी, मैं बावजह लाइल्मी गैर हाज़िर रहा हूँ, क्यों नहीं आया जो है। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। आगे मूव ऑन होते हैं हम लोग। ये देखिएगा नाजरीन और हाजरीन, 20/6/2023 को केस की हेयरिंग थी। ये लोग डिसअपेयर थे, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया। नोटिस तो इसमें इशू नहीं करना होता, लेकिन कोर्ट ने अपना प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ है, तो कंप्लीशन के बावजूद ये हाज़िर नहीं हो रहा है। इसके बाद 20/6 को मैं गया हूँ, 20/6/2023 को उमर दराज हरल साहब का कोर्ट था। मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल पेश की है, उसके अलावा मैंने उन्हें दलाइल दिए हैं। उन्होंने ये, इनकी डिसअपीयरेंस शो हो रही है, कोर्ट की रिपोर्ट में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये इनका अरेस्टेशन वारंट जारी हुआ हुआ है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग पे। इसका नंबर 1 ही पॉइंट पढ़ें तो उसमें अरेस्टेशन वारंट इनका जारी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नॉन बेलेबल है, गिरफ्तारी लाजमी आपने करनी होती है। इसकी तीसरी लाइन को पढ़ें तो वाज़िया तौर पर रिस्पोंडेंट्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है उन्होंने, जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में लिखा है, जिसकी तारीफ़ मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ कि बहुत सारे अशखास जो है, यानी इसमें किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, इनके तमाम अहवारियों को गिरफ़्तार किया जा सकता है। ठीक है जी, इसमें ये नहीं है कि एक बंदा नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 से भी ज़्यादा लोग हैं, मल्टीपल पर्सनस का ग्रुप है। ये उनका ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है। ये डिस्पोज नहीं हो सकता, इसमें लाजमी गिरफ्तारी करनी है, या उसकी प्रॉपर्टी सेल करनी है, या उसके अकाउंट फ्रीज करनी है। ये एक प्री फेज स्ट्रेटजी होती है कोर्ट की, जिसमें कोर्ट चाहता है कि अगर कोई उसके एसेट्स हैं ना, तो एसेट्स को प्लज करके या डायरेक्टली हम लोग सोल्ड करके डिग्री की सेटिस्फेक्शन करा सके। ठीक है, तो एसेट्स तो इनके मौजूद हैं, इनके या इनके फैसिलिटेटर्स के जो भी हैं। ये जो ऑर्डर है ना, इसकी इशुएंस किसके अगेंस्ट हुई, एप्लीकेशन 2 के अगेंस्ट हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 एप्लीकेशंस मूव ऑन की थी, एप्लीकेशन 1 और 2 जो है। एप्लीकेशन 1 का क्या किया जी उमर दराज हरल साहब ने, जब यार उन्होंने सारे सबूत देख लिए थे ना, तो ये केस लगभग मेरे हक में बेसिकली 20/6/2023 को ही क्लोज हो चुका था। उन्होंने फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी थी इम्प्लीमेंटेशन की। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो भी एक जट क्लेन के थे, ये भी जट कास्ट के थे,
उन लोगों ने इनको रिलीफ देने के लिए एप्लीकेशन 1 में एक कमीशन अपॉइंट कर दिया कि जी कमीशन जाके चेक करे। जब यार मैंने आपको अटेस्टेड कॉपीज ही कोर्ट की दिखा दी, मैंने आपको बताया कि इन्होंने 48 दिन बाद आपका डिसीजन आया 3/4/2021 को, इन्होंने 20/5/2021 को मेरे अगेंस्ट केस किया था 48 दिन के बाद। तो उसमें मैं कंस्ट्रक्शन ही कर रहा था तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई ना मेरी कंस्ट्रक्शन में जो है। उसमें ये हो गया, शबीर हो गया, जितने भी इनके हवारी हैं, इनके वकील हैं, किसी का कोई लाइसेंस पेश हुआ है, किसी की कोई रजिस्ट्री लगी हुई है, किसी ने वो जाली रजिस्ट्री प्रिपेयर की हुई है, वो कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में जाके इन लोगों ने अपने बयान हल्फी, सिविल कोर्ट जज थे शफीक वैद साहब, उनके कोर्ट में जाके खुद ही जमा कराए हैं। फ़र्द है नहीं, इंतकाल नंबर है नहीं, जाली रजिस्ट्रीज बनाई हुई हैं, जिसका मैं अपनी तमाम प्रीवियस वीडियोस में खुलासा कर चुका हूँ। ठीक हो गया, ये खुद ही मान चुके हैं। तो इसमें और तो गुंजाइश नहीं रह जाती, ये भी मान रहा है शबीर अहमद बशीर अहमद जो है, ये मैं सारा दिखा चुका हूँ, ये किसी कोर्ट में चैलेंजेबल ही नहीं। अब जज कहते हैं जी मैं नहीं मानता, और भाई सीपीसी के जितने कवानीन हैं तमाम में आपने सबूतों को साथ लेके चलना होता है, मानना होता है। एक्टिंग ड्रामा ना अल हमरा हॉल में अच्छा लगता है, लाहौर के कोर्ट में नहीं अच्छा लगता जो है, या जो आप थ्रेटन करने स्टार्ट कर देते हो ना, वो सिर्फ ड्रामा में ही अच्छा लगता है, यहाँ नहीं अच्छा लगता यार। यहाँ तो मैं अब आपको शेयर करूँगा कुछ देर में कि जजेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेल हुई हैं, तो आपको पता चलेगा। आपने तो मेरा ख्याल है शायद आज तक बिलो पार्स कोर्ट्स में ही जॉब की हुई है, परफॉर्म जो है जितने भी लोग फिर रहे हैं, और गंदगी इकट्ठी की हुई है जुडिशल कमीशन ने, जो उठा उठा के पता नहीं कौन से इनकॉम्पिटेंट लोगों को पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करी जा रहा है जो है। समझ रहे हो आप मेरी बात को जो है, ये चीज़ है इसमें जो है सारी। जब आपने सबूत देख लिए तो आपको कमीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको दोनों डिसीजन फुल फ्लेज करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे मूव ऑन होना चाहिए था। आप मूव ऑन नहीं हुए, आपने कमीशन बनाया, कमीशन ने गलत किस्म की रिपोर्ट बना दी, वो बियॉन्ड द लिमिट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को साथ लेके चल रहा है। कंप्लीट रिपोर्ट जो है उसकी रेवोल्यूशन किसके अराउंड अबाउट है, वो है 2017 टू 2019 के। कुक एंड बुल वो स्टोरी सुना रहा है, जबकि आपको पता है कि सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल इन लोगों के अगेंस्ट है। 15 का कॉल रिकॉर्ड है, अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, जस्टिस ऑफ पीस की अटेस्टेड कॉपीज़ है। इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में भी जाके ये खुद ही कन्फेशन दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये रकबई हमारा है। जब एक बंदा कहता है ना रकबई मेरा, तो वो खुद मान रहा है कि वो घुस रहा है, वो खुद मान रहा है वो चोरियां कर रहा है, वो खुद मान रहा है वो इंटरफेरेंस कर रहा है। इसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता जो है। तो ये जो बच्चों वाली चाइल्डिश हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं ना सिविल जजेस, इन्हें छोड़ना चाहिए यार इस चीज़ों को। ठीक है, लेटर ऑन मैंने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल किए 25/9/2023 को। अब ऑब्जेक्शन फाइल किए तो 5/7 को जब रिपोर्ट आई ना कमीशन की, जो कि हमारे अगेंस्ट थी 5/7/2023 को, जो कि उसने अपने पास ही बनाई, वो भी जट था, चक नंबर 226 रेबे मलखा वाला का रहने वाला नकाश लियाकत अली बाजवा, 30,000 मेरे से रिश्वत मांग रहा था। ठीक है, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किए, साथ ही सबूत कर दिया अटैच, और इसके ऊपर जज ने अपनी स्टैंप भी लगा दी। पहले उसने सबूत दे के ऑर्डर इश्यूंस कर दिया, अब उसने स्टैंप लगा दी, यानी वो एक्सेप्ट कर चुका है। जज था उमर दराज हरल। ठीक हो गया। उसके बाद लेटर ऑन मैंने इस पर बहस कर दी। उसने 5/7/2023 के डायरेक्शन ऑर्डर में क्या लिखा है कि जी आप ऑब्जेक्शन फाइल करें और हमें रिलीफ के बारे में बताएं। तो ये टू द पॉइंट केस चल रहा था। अब उमर दराज हरल 99% ये केस सॉल्व करके गया था, बीच में आ गई हैं मोहतरमा फ़ातिमा क़य्यूम साहिबा। फ़ातिमा क़य्यूम साहिबा ने क्या किया, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी थी वो। सखावत ने उनके साथ कीप इन टच रह के, सखावत के अगर आप टेलीफोनिक रिकॉर्ड चेक करें तो सखावत रिजवान उमर अवान के साथ कीप इन टच है, जो अपोजिट पार्टी का वकील है। इनसे रिश्वतें खा खू के एक लाइन जान बूझ के, जो रीडर था राना सखावत, अपनी मर्ज़ी से उसने लिख दी कि मदालिया हाज़िर हो। और भाई डायरेक्शन ही मुझे मिली है, मदालिया का तो ऑर्डर निकला हुआ है, जो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वो डिस्पोजेबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने जब जाना, फ़ातिमा क़य्यूम साहिबा ने पढ़ना कोई नहीं फ़ाइल को, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फ़ाइल को देखना नहीं, बजाय बात आगे चलाने के उन्होंने कहना मैं दूसरी पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। माशाल्लाह कितनी कॉम्पिटेंट है। आप लोगों ने आजकल इन्हें मॉडल टाउन ब्रांच लाहौर में बिठाया हुआ है। फिर मैं गया हूँ बहस करने के बावजूद, मैं दूसरी पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मैं गया हूँ थर्ड हेयरिंग में, मैं दूसरी पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। और यार ये क्या बुलशिट अप्रोच है कि दूसरी पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। इतने इनकॉम्पिटेंट जजेस यार। आतिफ भट्ट का केस तो नहीं, पूरी कौम के केसेस डील करते हैं। कैसे आपने घटिया किस्म के जजेस भर्ती किए हैं, और कैसा घटिया किस्म का सिलेक्शन कमेटी है यार आपकी। क्या घटिया पैनल है आपका सिलेक्शन कमेटी का जो है। जो गंदगी आप लोगों ने इकट्ठी की है, खुद भी आप इनकॉम्पिटेंट हो, उसी तरह की सिलेक्शन करके पैन पाकिस्तान आप उसे सेपरेट कर देते हो जो है। ठीक है जी। तो जब सारा कुछ यार मुकम्मल हो गया तो वो रिलीफ की एप्लीकेशन मैंने देनी थी ना, या मैंने जब आपको ऑर्डर 21 की कम अज़ कम जितने जजेस यहाँ पे चेंज हुए हैं, मैंने हर एक जज को
वन वन टाइम कॉपी दी है, हाईलाइट किया है एक एक पॉइंट को, यार मैंने हाईलाइट किया है। ये कोई नर्सरी और प्रेप की तो क्लास नहीं चल रही ना यार यहाँ पे, कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने एलएलबी प्रॉपर नहीं किया, आप लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हो। ऊपर से लाहौर वाले मुंह उठाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में फैलानी शुरू कर देते हैं गंदगी को। जुडिशल कमीशन ही आपका इनकॉम्पिटेंट है, जुडिशल कमीशन पंजाब ही आपका इनकॉम्पिटेंट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही आपका इनकॉम्पिटेंट है, उसका हेड ही इनकॉम्पिटेंट है, आपका सेक्रेटरी जो है लाहौर का वो भी इनकॉम्पिटेंट है, जो इन लोगों को लेके आई जा रहे हैं। सखावत ने ये जानबूझ के लाइन लिखी, पैसे खाए, क्योंकि वो जानता था कि मामला, वो चाहता था मामला हल ही ना हो। अब यहाँ तो जज कोई, मेरा ख्याल है कोई शायद नशा वगैरह करके आते हैं या कोई भंग वगैरह शायद पी के आते हैं, कि उनको होश ही नहीं होती कि यार क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब बाद में कहते हैं हमने तो भाई पूरी फाइल को पढ़ लिया, और भाई खाक पढ़ा है आप लोगों ने पूरी फाइल को, ला का आप लोगों को नहीं पता यार। और जिस तरह के आप शहर में आ गए हो ना फैसलाबाद, इन लोगों को तो किसी एक रूल का नहीं पता, जितने ये नालायक और निकम्मे हैं, जिन वकीलों को आप कहते हो कि ये हमें असिस्ट करेंगे। अब निकम्मेपन की ये इंतहा है कि वकील कहता है ये मुझे असिस्ट करेगा, जज कहता है ये मुझे असिस्ट करेगा, दोनों ही निकम्मे हैं। अब अगर कोई बताने की कोशिश करे तो टाइम आप उस बंदे का यार वेस्ट करवाई जाते हो, उल्टे सीधे सजेशन देने शुरू कर देते हो। तो उसमें जब मैंने वो डन कर ली थी तो वो बेसिकली मूव ऑन होना था हम लोगों ने रिलीफ पे। अब वो हो नहीं रही थी, ये आ नहीं रहे थे। अब इसमें ये लिखी जा रहा था बार बार मदालिया हाजिर हो। आप जितनी भी सखावत की हेयरिंग है, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है इसके अंदर। एक कॉपी अगर आपके पास है ना, तो ये टेस्टेड कॉपी मेरे पास भी है, कि ताकि कोई टेम्पर ना कर दे। वो मोटा सा क्लर्क ही आई जा रहा था, आके कही जा रहा था जी हम जवाब दे देंगे, हम ये दाखिल कर देंगे। भाई ऑर्डर तो आपके अगेंस्ट पहले ही निकल चुका है जो है। अब इसके बाद मैंने 20/12/2023 को एप्लीकेशन 3 मूव ऑन की। 8/11 को मैंने बहस की, वो बहस भी लिखा है डायरेक्शन ऑर्डर में 5/7/2023 के। बहस बेसिकली ऑब्जेक्शन पे नहीं होनी थी, बहस तो करनी थी, रिलीफ की एप्लीकेशन देनी थी, उस पर बहस होनी थी यार। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिलीफ का प्रोसीजर स्टार्ट होना था। ये तो 5 हेयरिंग्स का केस था, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। डेट आप इतनी लेंथी डाल रहे हो। मैंने हालांकि एप्लीकेशन 3 जो मूव ऑन की है ना, उसमें वाज़िया तौर पे लिखा है कि यार इसमें डेट्स छोटी डालो। आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इस केसेस में छोटी डेट्स डलती हैं। खैर मैंने मूव ऑन की। उसके अलावा 20/1/2024 को वो मोटा सा क्लर्क ही पेश हो गया। कौंसल तो इसकी तरफ से आ कोई नहीं रही जो है। आके आप सीसीटीवी कैमरास में देखिएगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, काजी फायजीसा साहब से, जो कि हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है और कौम के अजीम सपूत है। देखिएगा कि क्लर्क आया था कि यहाँ इसकी तरफ से कोई कौंसल आई थी। वो मोटा सा क्लर्क आ गया, आगे कही जाए जी डेट पाई जाओ, डेट पाई जाओ, डेट पाई जाओ, पंजाबी में कही जा रहा है, पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ उसके जो है। ठीक है, रिजवान उमर अवान का जो है, इन्होंने शायद नहीं पढ़ा, या शायद इनको नहीं पता उसने क्या लिखा हुआ है जनाब। इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल 10 लिखा है, रूल 20 लिखा है, रूल 23A लिखा हुआ है। अब आपको ना हंसी आएगी अपने जुडिशल सिस्टम को, जो इसके बाद मैं आपको बात बताइएगा। उसने टाइम मैनेजमेंट एक्ट लिखा हुआ है जनाब, आर्टिकल 164 लिखा हुआ है उसने इनेबलिंग नहीं लिखा हुआ, वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ इंग्लिश में। यार कहाँ पढ़ते रहे हो यार आप लोग जो है। कौम का तो ना बेड़ा गर्क आप लोग करो। टाइम मैनेजमेंट एक्ट का मतलब है कि लाजमी इसका 1 मंथ में डिसीजन होना होता है। उसने सारे रेफरेंस काउंट किए हुए हैं कि किस डेट को क्या क्या चीज़ मैंने दी हुई है। सारी प्रोसीडिंग्स तो पहले ही मुकम्मल है। उसके बाद खैर इनको बेवकूफ़ बनाया। सीसीटीवी में देखिएगा आप, अमानुल्लाह भट्टी साहब के कोर्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो चला गया जी डेट लेके। 1-2 को वो फिर आया, 1-2 को फिर आके उसने ड्रामा शुरू कर दिया है कि जी डेट पा दो, डेट पा दो। ऑर्डर तो जनाब पहले ही निकला हुआ है उसके मौके के खिलाफ 20/6/2023 को एप्लीकेशन 2 के अगेंस्ट जो है, और बाकी तमाम लोगों के अगेंस्ट जो है। फिर इन्होंने कहा जी मैं आपको एक, मैंने कहा जी डेट शीट ना दीजिएगा, इन्हें जुर्माना कीजिएगा। अमानुल्लाह भट्टी साहब ने कहा जी मैं इन्हें 1000 जुर्माना करूँगा। अमानुल्लाह भट्टी साहब आप अपनी मालूमात में इजाफा कर लीजिएगा। सेक्शन 2 पनिशमेंट एक्ट है, उसके मुताबिक ना सेक्शन 56 की प्रोसीडिंग्स जो चलती है, इसमें कम अज़ कम जुर्माने की जो तादाद मुतय्यन की है वो 1 लाख से 2 लाख होता है जुर्माना जो है। आप कह रहे हैं जी मैं 1000 रुपया जो है वो जुर्माना कर दूंगा अगर जवाब नहीं लेके आए आप जो है। खैर वो गया, वकील उसकी तरफ से कोई नहीं आया था, रिजवान उमर अवान। वो मोटा सा ही आके एक्टिंग कर रहा होता था, ड्रामे लगा रहा होता था, क्योंकि रिजवान उमर अवान खुद माफिया के साथ है। तो उसमें क्या हुआ है जनाब, जवाब ना लिखवा लाया है। अब जवाब वो गलत मलत क्या लिखवा के लाया है, जवाब उसका कंप्लीट किसके गिर्द घूम रहा है। मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज़ दिखाई है, मैंने आपको बताया टेस्टेड कॉपी साथ लगी हैं, जगह जगह वो खुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहे हैं
कि जी वो मुझे लाइल्मी है। मैंने आपको बताया कि 9/5 को उसको इतला दी गई है, 9/5/2023 को, 13/5/2023 को। ये कोर्ट के अपने रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है जिसे कोर्ट एक्सेप्ट करता है। अब अमानुल्लाह भट्टी साहब ने जनाब क्या गलती की है, यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं आपको। 1/2/2024 को अमानुल्लाह भट्टी साहब ने वो बंदा 362वें दिन, जबकि उसके अगेंस्ट वारंट निकला हुआ है, ऑर्डर निकला हुआ है ऑलरेडी, जवाब जमा करा रहा है। ऐसी कंडीशन में जब जवाब जमा होता है ना, तो वहाँ पे रूल एप्लीकेबल होता है ऑर्डर 21 CPC का 23A। रूल 32(5) भी होता है, 23A भी होता है। उसके मुताबिक आपने उससे उसकी सिक्योरिटी लेनी होती है, फिर जवाब जमा करना होता है, या उतनी अमाउंट जनरेट करवानी है या प्रॉपर्टी जनरेट करवानी है, फिर जो अब इसने क्या किया, इसने जनरेट कुछ कराई नहीं, वो कराएगा, घर में रहता है शबीर अहमद जो है, उसका गलत मलसा जवाब एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है, जो कि आपके साथ आजकल मैं मीडिया चैनल्स पे भी शेयर कर रहा हूँ। मिसमैच आंसर को उसके ना एक्सेप्टेंस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और कही जा रहा है कि जी ये देखें आपने एप्लीकेशन में ये लिखा था, और भाई आप मुझे जो दिखा रहे हो, आपको पता नहीं कितने साल हो गए हैं अमानुल्लाह भट्टी साहब करते हुए, जज बने हुए, या पता नहीं यार आप लोगों की सिलेक्शन कैसे हुई है। मेरी तो अकल हैरान है यार इस चीज़ के ऊपर जो है। आपको नहीं पता कि जब एप्लीकेशन मूव होती है, उसके बाद जब पहला ऑर्डर निकल आता है, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल आ जाती है, 2 दफ़ा तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल वो दिखा चुके हैं, उस पर ही वो ऑर्डर निकला हुआ है। टाइम बार्ड की लिमिट ओवर हो जाती है, जिसमें 30 दिन का टाइम होता है। तो आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन की वक़्त नहीं रहती, उसके बाद उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल साथ लगी है। वो कौन सा 0 पॉइंट का केस है, क्योंकि उन्होंने इसको रिश्वत वगैरह कोई खिलाई हुई थी, इस तरह की इसने हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। 26/2/2023 को इसने कहा जी वो बहस करें, बहस पे मैं गया हूँ, इसने मेरी बात ही कोई नहीं सुनी। मैं जनाब आज आपको ना पूरे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के सामने कह रहा हूँ कि इनके वारंट रजिस्ट्रेशन जारी करें। मैंने आपको फिल करके जमा कराए हुए हैं। अब मैं 30/3/2024 को आऊँगा, मेरा भी रोज़ा है, आपका भी रोज़ा है। मुझे अब ये ना कीजिएगा कि जी मैं नहीं इस चीज़ को मानता, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। करप्शन की सज़ा 7 साल है, 7 साल के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होती है। आप लोग यार मेरे साथ ही एक्टिंग कर रहे हो, मुझे ड्रामे कर रहे हो। आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है नहीं है, निकम्मे नालायक आप लोग हो। आपका जुडिशल कमीशन ही निकम्मा और नालायक है। इस पे अमल दरामद कराएं, इनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। और इसके अलावा इसमें ना रिस्पोंडेंट में मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपके भी वारंट निकलवा सकता हूँ। आप किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। आप जो है अमानुल्लाह भट्टी था, उसमें जज को गिरफ्तार किया जा सकता है, वकील को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वकीलों ने इनके सपोर्टर का रोल प्ले किया है ना, जाली रजिस्ट्रीज बनाई हैं, केसेस की हैं, घुसते रहे हैं वकील भी इनके साथ, वो खुद ही एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहे हैं। मुझे ये ना कीजिएगा, कहिएगा कि मैंने फलाने के खिलाफ नहीं कार्रवाई करनी। आप लीगली एक ड्यूटी बाउंड पर्सन है, कार्रवाई कीजिएगा आप। और मैं आऊँगा सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म दे के जाऊँगा, बाकी फिल दे के जाऊँगा, इनके ड्राफ्ट दे के जाऊँगा। अगर मैं ड्राफ्ट नहीं भी देता ना, आप पाबंद हो कि आपने डायरेक्टली इसको सेल करना है। और जो जो रिलीफ मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो रिलीफ दें। अखबार इश्तेहार का मैं कह रहा हूँ वो करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और मुंह उठा के आ जाए कल को मुझे कहे कि जी मैं ओवरसीज़ कोर्ट में कर रहा हूँ। मुझे क्या पता इसने कितनी जाली रजिस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, हर एक को लेके तो वो उसके अंदर घुसे होते थे प्लॉट के जो है। और काइंडली ये जो आपने जुडिशल कमीशन बनाया है ना, इसे रिमूव करें, बाहर से फ़ॉरेन क्वालिफाइड पर्सनस मंगवाएं, और एक बंदे को प्रॉपर एक सिस्टम में से गुजारें, फिर उसको तयन करें। ये क्या कि ये कौम से फैसिलिटेट करी जा रहे हैं, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। और अमल दरामद होना चाहिए इस पर। मैं कौम के सामने आपसे कह रहा हूँ, कोई मैंने सुलह नहीं करनी, कोई इनसे निगोसिएशन नहीं करनी। लैंड माफिया इनको सजा दिलवाएं, इनके वकीलों को भी सजा दिलवाएं। मैं जिसके दूंगा आप ड्यूटी बाउंड हो, उसके अंदर मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है एप्लीकेशन 3 में, ऑथराइज पर्सन का, डिपार्टमेंट का, सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। और यार आप लोग नहीं अच्छे स्कूलों कॉलेज से पढ़े, तो इसमें हमारा तो नहीं ना फॉल्ट जो है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होती है 30/3/2024 को मुलाकात, और वो मैं जमा करवाऊंगा। अमल दरामद कराएं, रिफ्यूज़ल ना कीजिएगा, आप ड्यूटी बाउंड है अमल दरामद करने के। जज़ाकल्लाह खैर, मैं कौम के सामने ये बहस कर रहा हूँ 30/3/2024 वाली। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।